गुड मॉर्निंग। इजराइल और ईरान के बीच युद्ध अब खुल्लम खुल्ला शुरू हो चुका है, प्रत्यक्ष रूप से शुरू हो चुका है। जो युद्ध इजराइल और ईरान के बीच में अप्रत्यक्ष रूप से कभी हमास के रूप में, कभी हिजबुल्ला के रूप में, कभी यमन का हूती के रूप में हो रहा था, अब वो सीधे सीधे इजराइल और ईरान के रूप में तब्दील हो चुका है। हाल ही में ईरान ने इजराइल पर 180 से 200 रॉकेट दाग दिया। अब बदले में इजराइल भी अब कार्रवाई करने का, गंभीर कार्रवाई करने का धमकी दे रहा है। युद्ध भड़क सकता है, युद्ध महायुद्ध में बदल सकता है, हो सकता है ये तीसरा विश्व युद्ध का रूप भी ले ले, क्योंकि अब बड़े बड़े देश इसमें शामिल हो रहे हैं। अमेरिका जैसा देश, रूस और चीन जैसा देश इसमें शामिल हो रहा है। इस युद्ध में कभी गाजा पट्टी का नाम आता है तो हमास का नाम आता है, कभी लेबनान का नाम आता है तो हिजबुल्ला का नाम आता है, कभी यमन का नाम आता है तो हूती का नाम आता है, कभी ईरान का तो नाम आता ही आता है, सीरिया का भी नाम आ जाता है। बड़ा ही कन्फ्यूजन होता है कि भाई आखिर युद्ध किसके साथ हो रहा है। युद्ध गाजा पट्टी में हमास के साथ युद्ध हो रहा था, तो फिर अब इजराइल को क्या घट गया कि लेबनान पे चढ़ गया। अब हिजबुल्ला कौन है, ये कहाँ से आ गया। अभी हिजबुल्ला का नाम सुने ही थे कि हूती का नाम आने लगता है, पता चला कि अब इजराइल यमन पे चढ़ा हुआ है, हूती को धो रहा है। इसके बाद पता चलता अब ईरान के साथ लड़ाई उसका शुरू हो गया है। हम लोग तो जानते हैं कि इजराइल और फलस्तीन के बीच में युद्ध हो रहा है, तो ये सब का आखिर क्या कर रहे हैं, इन लोगों के साथ युद्ध क्या हो रहा है। इजराइल तो फलस्तीन के बीच में होना चाहिए था, इसके बीच में क्या हो रहा है। चलिए आज इन सभी मुद्दा को सिलसिलेवार ढंग से, बड़ा ही इत्मीनान से और बड़ा ही सरल तरीका से समझते हैं, फिर कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। पहले हम लोग मैप देख लेते हैं, मैप देखने के बाद सब कुछ आसानी से समझ में आने लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं मैप से। देखिए ये मैप है, ये आपका इजराइल है, छोटा सा देश है इजराइल, जो पूरा का पूरा ये मिडिल ईस्ट है, उसमें कोहराम मचाए हुए है। ये अकेला एक छोटा सा देश, इसको आप देख सकते हैं कितना छोटा है। यहाँ से आप ले लीजिए, ऐसे है, ऐसे है, इस टाइप से कुछ छोटा सा देश है यहाँ पर इजराइल। ये पूरा का पूरा मिडिल ईस्ट में अकेले कोहराम मचाए हुए है। ठीक है, ये इजराइल हो गया। इस युद्ध में कौन कौन पार्टनर है वो देख लेते हैं। इजराइल है, यहाँ पे देखिएगा लेबनान है, इजराइल के जस्ट ऊपर में लेबनान है। क्लियर, ये एक देश है। इजराइल के बगल में ही यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा मैप पर देखिएगा, ये तो इतना छोटा देश है कि इसको समझाना दिखाना थोड़ा मुश्किल है। मैप पे देखिए तो यहाँ पर क्या है, गाजा स्ट्रिप, गाजा पट्टी इसको कहते हैं, गाजा पट्टी। यहीं से तो युद्ध का शुरुआत हुआ था, गाजा पट्टी है। ठीक है, ये तो इजराइल का इधर का कहानी हो गया। ये देखिए ये ईरान है। ठीक है, यानी इजराइल और ईरान के बीच में युद्ध शुरू हुआ है, दो देशों के बीच में युद्ध शुरू हुआ है। और यहाँ पर एक यमन है, यह भी युद्ध में हिस्सेदार है। यानी जो युद्ध हो रहा है इसमें कौन कौन लोग हिस्सेदार है। इजराइल तो रहेगा ही रहेगा, गाजा पट्टी में हमास जो कि फलस्तीन का समर्थक है ना, और गाजा पट्टी में फलस्तीनियों का ही गढ़ है। ठीक है, वैसे इजराइल का वेस्ट बैंक में भी फलस्तीन रहते हैं, लेकिन फलस्तीन का जो गाजा पट्टी वाला एरिया है वो इजराइल से सीधे सीधे लड़ाई लड़ रहा है। ठीक है, इसका नेतृत्व कर रहा है हमास। इजराइल के ऊपर है लेबनान, लेबनान में है हिजबुल्ला। सबको समझेंगे, अभी हम लोग समझा रहे, बस पहले मैटर को समझ लेना है। हिजबुल्ला है लेबनान में, ईरान है, इधर यमन है, यमन में कौन है, हूती है, हूती विद्रोही। क्लियर, देखिए आगे और मैप पहले समझ लेते हैं। ये पूरा इजराइल का मैप था। उस समय इजराइल तो बड़ा छोटा दिखाई दे रहा था, ये इजराइल बड़ा ही छोटा दिखाई दे रहा है यहाँ पर। ये तो पूरा मिडिल ईस्ट का कंट्री है, ईरान है, इराक है, सीरिया है, जॉर्डन है, ये आपका सऊदी अरबिया है, कुवैत है, बहरीन है, कतर है, यूएई है, ओमान है, इधर से पाकिस्तान आ जाएगा, इधर से आपका रेड सी होते हुए नीचे मिस्र है। ठीक है ना, ये पूरा मिडिल ईस्ट आपको दिख रहा है। युद्ध में कौन कौन शामिल है प्रमुख रूप से, उस पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो पहले हम लोग देख लेते हैं। ये है आपका इजराइल, इजराइल का नक्शा ले लिए। ये है आपका गाजा पट्टी, जिसका हम नाम ले रहे थे अभी। और यहाँ पर कौन रहता है गाजा पट्टी में,
हमास नाम का एक उग्रवादी संगठन है जो फलस्तीन का समर्थन करता है। और ये गाजा पट्टी में फलस्तीनियों की संख्या ज़्यादा है। इसके साथ साथ देखिए फलस्तीन का मैप इस तरीके से है, तो यहाँ तो फलस्तीन नहीं है, फलस्तीन आपका वेस्ट बैंक में भी पाया जाता है, यहाँ भी फलस्तीन है, फलस्तीन यहाँ पर मैप देखिए। अब बाकी पीला पीला जो एरिया है वो सारे का सारा इजराइल का है, ठीक है। ऊपर में लेबनान है, सबका चर्चा भी करेंगे हम, पहले मैप समझ लेना है ताकि जब समझाएं लेबनान बोले तो आपको समझ में आ जाना चाहिए कि हम इजराइल का ऊपरी पार्ट के बारे में बात बोल रहे होंगे। गाजा पट्टी बोल रहे होंगे, हमास बोल रहे होंगे, तो आपको माइंड में तुरंत आ जाना चाहिए कि हम इसके बारे में बात कर रहे होंगे, इस हमास के बारे में बात कर रहे होंगे, है ना। यहाँ पर गाजा पट्टी के बारे में बात कर रहे होंगे, ठीक है। आगे देखिए सीरिया है, सीरिया अभी हाल ही में इजराइल ने सीरिया पर भी आक्रमण किया था और ईरान का जो सेना का कमांडर था उसको मारा था, ठीक है ना। सब पर अभी हम चर्चा करेंगे हम लोग। और इजराइल का पड़ोसी देश जॉर्डन यहाँ पर है। अब देखिए ईरान है ये जो युद्ध में मुख्य रूप से शामिल है, ईरान शामिल है। यहाँ पर इजराइल के ऊपर में कौन था? लेबनान था। लेबनान में एक उग्रवादी संगठन है, उसका नाम है हिजबुल्ला। क्या है नाम? हिजबुल्ला, ठीक है। ये इजराइल का यहाँ पे गाजा पट्टी है, गाजा पट्टी में उग्रवादी संगठन है, उसका नाम क्या है? गाजा पट्टी में उग्रवादी संगठन का नाम है हमास। क्लियर? एकदम सिंपल तरीका से समझना है। लेबनान में हिजबुल्ला, गाजा पट्टी में हमास, और इधर देखिए ये आपका यमन है। यमन का बता रहे थे, ये यमन है। यमन में कौन है? हूती विद्रोही। और ये है ईरान, ठीक है। यह है ईरान। ये जो हिजबुल्ला है, हमास है, हूती है, ईरान है। ईरान क्या करता है कि हिजबुल्ला जैसे आतंकवादी संगठन को, हमास जैसे आतंकवादी संगठन को और हूती जैसे आतंकवादी संगठन को बैकअप करता है, फंडिंग करता है, सपोर्ट करता है, और ये सभी मिलके इजराइल के विरुद्ध में काम करते हैं, इजराइल को नुकसान पहुंचाने का काम करते हैं, ठीक है। समझ रहे हैं बातों को? हिजबुल्ला, हमास, हूती, अलग अलग देश में हिजबुल्ला, लेबनान में, हमास गाजा पट्टी जो कि सटा हुआ है इजराइल से, और हूती यमन में। सबके बारे में चर्चा करें। हमास कौन है, हिजबुल्ला का गठन कैसे हुआ, हूती का गठन कैसे हुआ, पहले सिलसिलेवार ढंग से, ताकि कोई कंफ्यूजन नहीं रहे। और ईरान तो है ही है। अब ईरान के साथ लड़ाई, फिलिस्तीन का लड़ाई ईरान के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि ईरान इन सभी को क्या करता है? फंडिंग करता है इजराइल के विरुद्ध में। तो निश्चित है कि सबसे मेन दुश्मन तो यही है, लेकिन सबसे पहले छोटा छोटा वाला को मार देना है, उसके बाद डायरेक्ट लड़ाई ईरान से लड़ना है। इजराइल यही काम कर रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे देखिए, यही आपको समझा रहे थे कि आपका ईरान तो हो गया। इराक में अब देखिए सद्दाम हुसैन के मरने के बाद इराक में ईरान का प्रभाव बढ़ गया, और यहाँ भी 4 आतंकवादी संगठन को सपोर्ट करता है ईरान। उसका नाम है, सबसे उसमें प्रमुख है बदर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी काम करता है फिलिस्तीन का स्वतंत्रता के लिए और इजराइल के विरोध में। ये आपका इराक का बात है। सीरिया भी ईरान का समर्थक है और इजराइल का विरोधी है, ठीक है। इसके बाद आइए लेबनान। इजराइल देखिए यहाँ पर है, इजराइल यहाँ पर है ना। इजराइल के ऊपर में कौन था? लेबनान था। लेबनान में कौन है भाई? तो लेबनान में आपका हिजबुल्ला है, जैसा कि बताए थे हिजबुल्ला, है ना। और इजराइल से सटा हुआ कौन है? इजराइल से सटा हुआ गाजा पट्टी, गाजा, यहाँ पे देखिए गाजा लिखा हुआ है। और गाजा में कौन है भाई? तो गाजा में आपका हमास है। क्लियर? गाजा में आपका देखिए, गाजा में आपका हमास है। और इस्लामिक जिहाद नाम का भी संगठन काम करता है जो कि इजराइल पर हमला करता है, ठीक है। यमन है, यमन में हौतीज विद्रोही है। और इन सभी को, यानी कि हौतीज को, हमास को, आपका हिजबुल्ला को, इराक का बदर ऑर्गेनाइजेशन को, और भी है ना, कताइब हिजबुल्ला है ना, अब अली अल हक, ये सब संगठन है जो ईरान के फंडिंग पे काम करता है, ईरान के सपोर्ट पे काम करता है, इजराइल के विरुद्ध में काम करता है। क्लियर? इतना संगठन का नाम आएगा बार बार चर्चा में,
तो सबको कहाँ कहाँ पर स्टेब्लिश है सबको समझ लेना है, फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। जैसे ही हूती का नाम आएगा तो समझ जाएगा अच्छा यमन के बारे में बात कर रहा है, जैसे ही हिजबुल्लाह का नाम आएगा समझ जाएगा अच्छा वो तो लेबनान के बारे में कर रहा है जो कि इजराइल के ऊपर में एक देश है। अच्छा गाजा पट्टी में हमास का बात करेगा, अच्छा वो तो समझ जाएंगे ठीक है भैया ये तो गाजा पट्टी यानी कि इजराइल के बगल में एक गाजा पट्टी है, वहाँ पर फिलिस्तीन का समर्थक एक आतंकवादी संगठन है जिसका नाम है हमास, है ना। ईरान को तो आप एक देश के रूप में जान ही रहे हैं। क्लियर, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे देखते हैं हम लोग, अब समझने का कोशिश करते हैं शुरुआत से। देखिए सबसे पहले इजराइल के बारे में एक छोटा सा समझते बात को। इजराइल इसका स्थापना, इजराइल जो स्थापना 1948 में हुआ था, 1948 में। और 1948 में स्थापना के बाद ही जितने भी मुस्लिम देश हैं, जितने भी अरबी देश हैं, अरब कहने का मतलब सऊदी अरब मत समझ लीजिएगा, अरब देश कहने का मतलब पूरा मिडिल ईस्ट का बात कर रहे हैं, टोटल सब देश अरब देश कहलाता है ना। सारे अरब देश इजराइल पर हमला करते हैं, इजराइल सभी को हरा देता है और जितना को हराता सबका जमीन भी छीन लेता है। और ये युद्ध लगातार आज तक चलता रहा है, जो 1948 से शुरू हुआ है, बीच बीच में ये युद्ध चलता रहा है ना, ये कभी बंद नहीं हुआ है। इसमें से एक प्रमुख युद्ध है 6 डे अरब वार हुआ था, 6 डे युद्ध हुआ था, है ना, जो 6 दिन में ही इजराइल सबको हरा दिया था, निपटा दिया था। तो खैर उसमें हम नहीं जाएंगे, बड़ा संक्षेप में बता रहे हैं कि इजराइल का स्थापना 1948 में हुआ था। 1948 में स्थापना के बाद से ही एक यहूदी देश के रूप में हुआ था, तो इस यहूदी देश को कोई भी मुस्लिम कंट्री स्वीकार नहीं कर रहा था। सारे कंट्री मिलकर इस पर हमला करते हैं, बारी बारी से सबको हराता है और कुछ समझौता कर लेता है, जैसे जॉर्डन जैसा कम देश, मिस्र जैसा देश, सऊदी अरबिया जैसा देश, यूएई जैसा देश, और अब इजराइल से समझौता कर रहा है, उसके साथ शांति स्थापित कर रहा है। लेकिन कुछ देश ऐसे हैं जो फलस्तीनी का आज़ादी का नाम पर इजराइल से आज भी उलझ रहे हैं, जिसमें से ईरान प्रमुख है। ठीक है, तो तब से ये लड़ाई चल रहा है इजराइल और फलस्तीन का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग गजा के बारे में और हमास के बारे में। इजराइल के बारे में समझ चुके हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन है, गाजा। गाजा यहाँ पर है, गाजा में फलस्तीन रहते हैं, फलस्तीनी अधिक से अधिक संख्या में रहते हैं। वैसे ये वेस्ट बैंक में भी रहते हैं, लेकिन फलस्तीन की संख्या गाजा में ज़्यादा है। गाजा में एक हमास नाम का संगठन, हमास जो कि फलस्तीन का समर्थक है और इजराइल पर हमला करता है। इसका विचारधारा है कि इजराइल को समाप्त करके फिर से फलस्तीनी देश बनाएंगे और एक इस्लामिक कंट्री के रूप में फिर से फलस्तीन को इस्टेब्लिश करेंगे, यहूदी को बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये हमास नाम का एक उग्रवादी संगठन स्थापित हुआ, यह हुआ आपका 1987 में। ठीक है ना, हमास। इसका मुखिया था कौन, इस्माइल हानिया, इस्माइल हानिया था। इसको 31 जुलाई को 2024 को इजराइल ईरान के राजधानी तेहरान में मार देता है, 31 जुलाई को। ठीक है ना, तो ये इस्माइल हानिया जो कि हमास का चीफ कमांडर था, हेड था ये, है ना, हमास का हेड था, वो अब मरा गया है, इजराइल इसको मार दिया है। हमास के बारे में जान गए। लड़ाई का शुरुआत ऐसे तो 1948 से ही हो रहा है, लेकिन अभी हाल ही में जो लड़ाई का शुरुआत हुआ है हमास ने किया था 7 अक्टूबर 2023 को, अंधाधुंध रॉकेट चलाया था इजराइल पर। और उसके बाद जो इजराइल जो कार्रवाई शुरू करता है, हमास से बढ़ते हुए पूरा का पूरा देश लपटा जाता है। ठीक है ना, तो ये आपका हमास के बारे में एक छोटा सा आपको हम इंट्रोडक्शन दे दिए। अब आइए लेबनान के बारे में। यहाँ पे लेबनान है, ठीक है, तो लेबनान में आपका एक हिजबुल्लाह नाम का संगठन है, वो भी लेबनान का दक्षिणी लेबनान, यानी लेबनान जो है ना, ऐसे लेबनान, तो लेबनान का दक्षिणी वाला पार्ट पे, ठीक है, दक्षिणी वाला पार्ट पर आपका हिजबुल्लाह है, हिजबुल्लाह। ठीक है, हिजबुल्लाह का स्थापना हुआ था कब, तो यह हुआ था 1982 में। हिजबुल्लाह का स्थापना हुआ था कब, तो हिजबुल्लाह का स्थापना हुआ था 1982 में। क्लियर। और हिजबुल्लाह का जो हेड है, हिजबुल्लाह का हेड है, यही था आपका कौन, नसरल्लाह। है ना, हसन
नसरल्ला। हिजबुल्ला का 1982 में स्थापना हुआ था और हसन नसरल्ला 1990 में इसका हेड बना था, जो आज तक इसका हेड था। इसी नसरल्ला को इजराइल अभी हाल ही में, कब, तो आपका 27 सितंबर 2024 को लेबनान में घुस के मारता है ना। लेबनान का जो राजधानी है बेरूत है, उसमें एक बंकर में छुपा हुआ था। तो इजराइल भी एक बंकर ब्लस्टर नाम का मिसाइल यूज करता है, बंकर में घुस के उसको मिसाइल नसरल्ला को मारता है। उसके साथ 30-40 लोग और भी लोग मर जाते हैं, जिसी का शोक में सब जगह छाती पीट के लोग रो रहे हैं, इसी नसरल्ला के लिए। ठीक है, क्लियर? लेबनान का क्लियर हो गया। लेबनान में हिजबुल्ला है, वो भी लेबनान का दक्षिणी यानी निचला पार्ट में हिजबुल्ला है। उसका स्थापना कब हुआ था? 1982 में। ऐसी का हेड कौन था? नसरल्ला था। ठीक है, लेबनान का क्लियर हो गया। गाजा पट्टी में हमास का क्लियर हो गया। इजराइल के बारे में बता ही दिया कि 1948 में स्थापित हुआ था, एक यहूदी देश है। उस यहूदी देश को कोई भी मुस्लिम कंट्री स्वीकार नहीं कर रहा है और उसको बार बार अटैक करता है। ये अकेले ही सबका बाजा बजाए हुए तब से, है ना। हर बार पिटाता है, हर बार ये लोग कसम खाता है कि अब की बार हम लोग इजराइल को हरा देंगे। ये 1948 से ये लोग चल रहा है इन लोगों का लड़ाई। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग किसके बारे में? यमन के बारे में। यमन में एक हूती विद्रोही है, हूती। अभी आपको दिखाए थे हम हूती। हूती का स्थापना हुआ था यमन में 2004 में। इसका संस्थापक जो थे उसका नाम था हुसैन अल हूती। हुसैन अल हूती, इसी के नाम से इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम हूती पड़ा। यह क्या किया था 2004 में? यमन में बड़ा ही भ्रष्टाचार था, है ना। यमन में बड़ा ही भ्रष्टाचार था। सरकार के खिलाफ, यमन में जो सरकार था, सरकार के खिलाफ, उसके भ्रष्टाचार के खिलाफ हसन अल हूती के नेतृत्व में एक संगठन बनता है। वो संगठन सरकार का विरोध करता है ना। बाद में हसन अल हूती को मार दिया जाता है। ठीक है, लेकिन यही जो संगठन बनता आगे चलकर हिजबुल्ला का समर्थन पाता है, हिजबुल्ला का मॉडल पे काम करता है और आगे चलकर फिर ईरान का भी समर्थन इसको मिलने लगता है, हूती को। अब ये हूती क्या करता है? हूती क्या करता है कि देखिए यहाँ पे लाल सागर है आपका, यहाँ पर क्या है? लाल सागर है, लाल सागर है ना, लाल सागर है, रेड सी। तो रेड सी से जो भी नाव आता है, जो भी आपका समुद्री यान आता है, अमेरिका का हो, यूरोपियन कंट्री का हो या इजराइल को हो, हूती उस पर क्या करता है? या तो कब्जा में कर देता है या तो उस पर हमला करता है। और बहुत ही डिस्टर्बेंस यहाँ पर क्रिएट किए हुए हैं, खासकर यूरोपियन कंट्री के लिए। यूरोपियन कंट्री का कोई भी व्यापारिक जहाज आता है, रेड सागर से पार करता है, तो यमन होकर ही पार करेगा। यमन होकर पार करता है लाल सागर में, तो हूती इस पर क्या करता है? हमला करता है। इजराइल पर तो जानबूझ कर हमला करता है, सोच समझ कर हमला करता है, क्योंकि ये ईरान का समर्थक है हूती, हिजबुल्ला का समर्थक है, हमास का समर्थक है। इजराइल इसका कट्टर दुश्मन है। तो आप हूती का भी जान गए, ठीक है ना, हमास को भी जान गए, लेबनान का भी जान गए, क्लियर। सबका हेड के बारे में भी आप जान गए। अब आइए ईरान के बारे में। ईरान देख सकते, ईरान है ना, ईरान क्या करता है? इन सभी को बैकअप करता है। तो आपको लग रहा होगा कि ईरान आखिर ऐसा क्यों कर रहा है? ईरान को मुस्लिम जगत में खलीफा बनने का शौक है, यानी मुस्लिम संगठन में सबसे हेड बनने का इसको शौक है शुरू से ही। सऊदी अरबिया को भी शौक है कि हम खलीफा बने, हम हेड बने। तो इन दोनों में आपस में लड़ाई भी चलते रहता, सऊदी अरबिया और ईरान में। ईरान है शिया कंट्री, सऊदी अरबिया है सुन्नी कंट्री। दोनों में शिया सुन्नी का तो अपना लड़ाई चल ही रहा है, साथ में राजनीतिक लड़ाई भी चल रहा है कि मुस्लिम जगत में हेड कौन बनेगा। अब ईरान को लगता है कि अगर हम फ़लस्तीन का मुद्दा उठाते हैं, अब फ़लस्तीन के नाम पर, फ़लस्तीन का आज़ादी के नाम पर सभी मुस्लिम कंट्री को एक साथ कर लेते हैं, तो हम उस कंट्री का क्या बन जाएंगे? उस एकजुट कंट्री का क्या बन जाएंगे? संगठन का हेड बन जाएंगे और खलीफा फिर हम बन जाएंगे। खलीफा कहने का मतलब जो मुस्लिम संगठन में, मुस्लिम देशों का संगठन का सबसे हेड होगा वो खलीफा कहलाएगा। इसको खलीफा बनने का शौक है। इसलिए
ये इजराइल के पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ है फ़लस्तीन के नाम पर, नहीं तो इसको फ़लस्तीन से कोई मतलब नहीं है, ईरान को कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। 1948 में जब इजराइल स्थापित हुआ था, ईरान ही पहला कंट्री था, दूसरा कंट्री था मुस्लिम कंट्री में, पहला तुर्की था, दूसरा ईरान था जो इजराइल को मान्यता दिया था। उस समय ईरान में पहलवी वंश का शासन था, है ना, शाहरजा पहलवी शासक थे, क्लियर। और 1979 तक यानी 1979 तक ईरान और इजराइल दोस्त भी रहा, बहुत अच्छा दोस्त रहा। लेकिन 1979 में ईरान में इस्लामिक क्रांति होता है, इस्लामिक क्रांति होता है, और यहाँ पर क्या होता है, इस्लाम, कट्टर इस्लाम का स्थापना होता है। करने वाला आयतुल्ला खुमैनी थे, आयतुल्ला, इस्लामिक क्रांति होता है, करने वाला आयतुल्ला खोमनई था। 1979 के पहले एक लिबरल देश था ईरान, मतलब बहुत ज़्यादा मॉडर्न, यूरोपियन कंट्री के कल्चर को चलाने वाला, मानने वाला, बड़ा ही ओपन कंट्री था ये। शाहरजा पहलवी उस समय शासक थे। उस समय ईरान और इजराइल का संबंध बहुत ही मधुर था। इजराइल सब देश से लड़ रहा था ईरान, लेकिन सपोर्ट करता था इजराइल का तेल से। इजराइल ईरान को सपोर्ट करता था टेक्नोलॉजी से। लेकिन 1979 के बाद जब इस्लामिक क्रांति होता है, इस्लाम का यहाँ पे स्थापित होता है, इस्लामिक देश के रूप में जब मान्यता इसको दिया जाता है, तब ईरान को चस्का लग गया क्या कि इस्लामिक कंट्री तो बन ही गए हैं, अब हम सभी देशों का खलीफा बने, हेड बने। पहले तो ये शिया कंट्री जितना है, इराक में जब सद्दाम हुसैन मारा गया, सद्दाम हुसैन सुन्नी था लेकिन यहाँ का जनसंख्या शिया है। मारने के बाद इराक को अपना प्रभाव में लिया, सीरिया को अपना प्रभाव में लिया, लेबनान को अपना प्रभाव में लिया, यमन को अपना प्रभाव में लिया, इन सब को अपना प्रभाव में लेकर फ़लस्तीन का आज़ादी के नाम पर इजराइल से लड़ रहा है, ताकि उसका एक प्रभाव मुस्लिम जगत पर बना रहे। निश्चित रूप से अभी ईरान सभी मुस्लिम कंट्री में सबसे आगे है, चर्चा का विषय बना हुआ है, रिस्क भी ले रहा है पॉलिटिकल रूप से अपने आप को इस्टेब्लिश करने के लिए, सुप्रीम दिखाने के लिए। इजराइल जैसा कंट्री से सीधे सीधे लड़ाई ले रहा है, रिस्क भी ले रहा है। अब इजराइल धमकी दे रहा है ईरान को कि जैसे लेबनान में घुस के मारे हैं नसरल्ला को, जैसे हमास के चीफ जो इस्माइल हानिया था, वो ईरान का तेहरान गया हुआ था चीफ गेस्ट बन के, तेहरान में ही घुस के मार दिया। हूती को मार ही रहा है। सीरिया में अटैक किया है, सीरिया का दमिश्क में जब ईरान का सैन्य कमांडर लोग मीटिंग कर रहे थे, गुप्त मीटिंग कर रहे थे, रॉकेट लॉन्चर चलाता है, मार देता है। अब यह युद्ध सीधे सीधे ईरान और इजराइल के बीच में हो गया। अब इस युद्ध तो दो देशों के बीच में होगा ही होगा, लेकिन अब ईरान का समर्थन कौन कर रहा है? चाइना और रूस कर रहा है। अब ये बड़ा रूप में कैसे होगा? और इजराइल का कर रहा कौन? अमेरिका जैसा देश, यूरोपियन कंट्री। यूरोपियन कंट्री कहने का मतलब नाटो जैसा संगठन जो कि इजराइल के साथ है। हाल ही में भी ट्रंप का आया है, एक स्पीच आया है, अपने एक स्टेटमेंट दिए हैं। अमेरिका में चुनाव होने वाला है तो उसमें अपने स्टेटमेंट दिए हैं कि इजराइल को कुछ नहीं सोचना चाहिए, जाकर ईरान पर परमाणु बम चला देना चाहिए, बाद में जो होगा देखा जाएगा। कल का ही स्टेटमेंट है। क्योंकि बाइडेन का कहना है कि इजराइल को हमला करने का अधिकार है, लेकिन अनुपातिक रूप से होना चाहिए, मतलब जितना वो हमला कर रहा है उसका जवाब में हमला उतना ही होना चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। लेकिन ट्रंप का कहना कि सीधे जाकर तुम परमाणु बम ही चला दो ईरान पर, जो होगा बाद में निपट लेंगे हम लोग। तो इस लेवल पे जा रहा है बात। ईरान को अमेरिका धमकी दे रहा है, ईरान अगर इजराइल पर अटैक करता है तो अपना सेना जो कि मेडिटेरियन सी में खड़ा है, भूमध्य सागर में खड़ा है, तो ईरान पर कार्रवाई करेगा। रूस भी धमकी दे रहा है कि अगर अमेरिका ईरान और इजराइल के लड़ाई में आएगा तो रूस भी शामिल होगा, चीन भी शामिल होगा।
लेकिन यहाँ पर ईरान थोड़ा कमज़ोर पड़ रहा है। इसका कारण है कि इजराइल अपने आप में एक सशक्त कंट्री है, उसको अमेरिका और नाटो जैसा संगठन का समर्थन मिल रहा है। ईरान को रसिया का समर्थन मिल रहा है, लेकिन रसिया भी खुद युद्ध में लड़ा हुआ है, यूक्रेन युद्ध में। वो अपना युद्ध पहले संभाले या ईरान का युद्ध लड़े। और चाइना तो जानते हैं एक बनिया टाइप का देश है, उसको पैसा से मतलब है, वो किसी का युद्ध में ज़्यादा घुसने वाला है नहीं, उसको जहाँ तक बेनिफिट है वहीं तक सपोर्ट करेगा। अब जहाँ तक भारत का बात है, भारत का दोनों में ही लॉस है। इजराइल से भी बहुत बढ़िया संबंध है, ईरान से भी बहुत बढ़िया संबंध है। ईरान से चाबहार बंदरगाह उसको मिला, जिससे वो लेकर वो रसिया तक जा सकता है, मिडिल ईस्ट में उसको एक रास्ता मिल जाता है। ईरान से उसको पेट्रोल मिलता है, कच्चा तेल मिलता है। अगर इजराइल ईरान का पेट्रोल के जो ठिकाना है, कच्चा तेल का ठिकाना, उस पर हमला करता है, तो निश्चित ही क्या होगा कि भारत में पेट्रोल का दाम बढ़ेगा, भारत में महंगाई बढ़ेगा। मतलब कि लड़ाई हो रहा कहाँ पर? ईरान में लड़ रहा है इजराइल ईरान, लेकिन भारत का जो थाली हम लोग खाते हैं वो महंगा हो जाएगा, क्योंकि पेट्रोल का दाम बढ़ेगा तो परिवहन का कॉस्ट बढ़ेगा, दूध से लेकर सब्जी से लेकर हर चीज़ का दाम बढ़ जाएगा। वहीं इजराइल जैसा एक सशक्त कंट्री जो भारत का समर्थक है, उससे भारत का बहुत बड़ा व्यापारिक संबंध है, टेक्नोलॉजी का संबंध है, वो नुकसान पहुंचेगा। और इसका फायदा चाइना जैसा देश, जो कि भारत का एक प्रबल कंपटीटर है, वो फायदा उठा के ले जाएगा, है ना, क्योंकि दोनों का दोनों देश भारत का दोस्त है, दोनों के साथ भारत का मधुर संबंध है। भारत के यहाँ पे कूटनीति भी देखना पड़ेगा कि इजराइल का समर्थन करे या ईरान का समर्थन करे। यहाँ पर भारत के लिए बहुत ही टाइट शेड्यूल अपनाना पड़ेगा, बहुत ही टाइट सिचुएशन अपनाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों ही देश के साथ भारत का संबंध अच्छा है। ईरान के साथ गड़बड़ होगा तो पाकिस्तान के साथ भी गड़बड़ तो पहले से ही है, उसका संबंध भारत पाकिस्तान पर पड़ेगा। तो यह भारत का दृष्टिकोण से हम लोग देख रहे हैं। खैर जो है, लेकिन ये सब मामला को हम लोग आज समझ गए कि ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध हो रहा है उसमें अलग अलग संगठन का क्या भूमिका है, बार बार इस संगठन का नाम क्यों आ जाता है और ये संगठन कैसे काम करते हैं। तो आज हम इसको समझाने का, सरल भाषा में समझाने का प्रयास किए हैं, ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड भाषा का प्रयोग नहीं किए हैं, ताकि ये बात एक साधारण स्टूडेंट भी समझ जाए। तो बस आज के लिए इतना ही, हम लोग फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।